हाय, मैं सुनील कुमार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। मैं आप लोगों को जीएस पढ़ाने के लिए आया हूँ, ठीक है। और जीएस में जैसे कि हम लोग ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, है ना, मतलब और इकोनॉमिक्स है, और भी सब्जेक्ट से यूपी स्पेशल में जीएस आता है ना, वो भी पढ़ेंगे। और यहाँ ये भी रहेगा कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मान लो ज्योग्राफी पढ़ा तो पूरा ए से लेकर ज्योग्राफी जेड तक, जब तक ज्योग्राफी खत्म नहीं हो जाता। मान लो क्या होता है ना कि बहुत से लोग क्या करते हैं, पढ़ाया, उसके बाद थोड़ा पढ़ाया और जो क्या हुआ कि मान लो बच्चे नहीं आ रहे हैं तो छोड़ के चले गए। हमारा ऐसा नहीं रहेगा, पूरा खत्म करेंगे। मान लो इंडियन ज्योग्राफी शुरू किया तो इंडियन ज्योग्राफी में पूरा इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, और यहाँ पे पूरा एकदम एक सोल्यूशन आप यहाँ कर लेंगे। इसके बाद दोबारा आपको कहीं पढ़ने जाना नहीं पड़ेगा। सारे पेपरों का, जैसे कि यूपी स्टेट के जितने भी पेपर होते हैं वो मिल जाएगा। सेंट्रल के मतलब जैसे एसएससी सीजीएल का होता है, मल्टीटास्किंग आता है, ये सारे पेपर हैं। इस तरह जैसे यूपी लेखपाल है, यूपी एसआई का आया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों इन सारे पेपरों में हेल्प करेगा, बहुत ही कवर करेगा। मतलब कि मान लो ज्योग्राफी का, मान लो मैं अभी देखिए, अभी तो मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, मतलब ज्योग्राफी शुरू करूंगा उसमें इंडियन ज्योग्राफी। तो आप इसको खाली रुक कर 2 4 5 वीडियो देख लीजिएगा। इसके बाद आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको 100% सोल्यूशन मिल जाएगा, है ना। मतलब 100% की मतलब 99% आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो कहीं और से पढ़नी पड़े, ठीक है। तो पूरा सॉल्यूशन यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा बात ना करके अपने सीधे टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो क्या है कि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ज्योग्राफी में क्या होता है कि जियोग्राफी जियोग्राफी ज्योग्राफी में क्या होता है कि ज्योग्राफी को 3 पार्ट में होती है। ज्योग्राफी में हम लोग 3 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे, है ना। एक और होता है चौथा, 4 पार्ट पढ़ लेंगे। एक और होता है उसको अलग से पढ़ना होता है, उसको भी ज्योग्राफी के पार्ट में कर लेते हैं। जैसे कि पहला पार्ट होता है फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी यानी भौतिक भूगोल। दूसरा होता है इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन जियोग्राफी यानी भारत का भूगोल। फिर होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, जियो यानी विश्व का भूगोल। एक होता है मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी, मानव भूगोल, ठीक है ना। मानव ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या होता है कि हम लोग इसका इंडियन का पर्सपेक्टिव भी पढ़ते हैं, यानी इंडियन पक्ष भी पढ़ते हैं, और वर्ल्ड के भी जो भी ह्यूमन से रिलेटेड जो भी होते हैं, जैसे जनजातियां हैं, है ना, और भी चीजें हैं, वो सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। विश्व भूगोल में क्या पढ़ते हैं, विश्व भूगोल में पूरा वर्ल्ड पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग पाकिस्तान है, उसकी राजधानी है, उसमें कोई फेमस प्लेस है, या कोई मान लीजिए जर्मनी है, जर्मनी का मान लीजिए कोई फेमस प्लेस है, या वहाँ पे कोई औद्योगिक क्षेत्र है, या कोई फेमस शहर है, उसकी राजधानी क्या है, और बंदरगाह वहाँ कहाँ इसका उपनिवेश है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी तो अभी मैं शुरू करने वाला हूँ, तो इसको अभी आगे बताता हूँ। फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी में देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है ना, इसमें क्या होता है, मान लीजिए पठार कैसे बने, पर्वत कैसे बने, नदियां, झील, है ना। मतलब ये पूरा होल ज्योग्राफी, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, थ्योरीज पढ़ते हैं, है ना। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है ना, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी है, या क्या कहते हैं, है ना, ज्वालामुखी है, वोल्केनो है ना, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। भूकंप है, अर्थक्वेक है, यानी ये सारी चीज इसमें पढ़ते हैं। तो हम लोग अभी पढ़े शुरू करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है ना। इंडियन ज्योग्राफी में
इंडियन ज्योग्राफी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज है इंडियन ज्योग्राफी को हम लोग देखिए ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं, उसमें ज्योग्राफी का पार्ट है इंडियन ज्योग्राफी। बट उससे पहले क्या है कि हम ये जान लेते हैं कि हमको इंडियन ज्योग्राफी में कि क्या करना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्योंकि सबसे बेसिक क्वेश्चन तो लोगों का यही होता है कि बुक्स पढ़ें या ना पढ़ें, या कौन सी बुक्स पढ़ें, कौन सी अच्छी होती है, दूसरा नोट्स कैसे बनाएं। तो पहले हम लोग इस पे बात कर लेते हैं, फिर अपने सब्जेक्ट पे आते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि अब ज्योग्राफी की बात करते हैं हम लोग, ज्योग्राफी के सब्जेक्ट की, मतलब ज्योग्राफी के कौन सी बुक्स पढ़नी है वो देख लेते हैं। देखिए पहली बात तो यह है कि क्लास करने के बाद आपका बहुत ही कम डाउट रह जाएगा। जो डाउट रह जाएगा आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, उस दूसरे दिन आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, विद सॉल्यूशन आपका सारा कुछ उसमें मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ मैं इतना पढ़ा दूंगा कि क्योरीज तो आपको रह ही नहीं जाएगी, है ना, मतलब कि नोट्स वोट्स की दिक्कत तो रहेगी नहीं। देखिए क्या करना है, बस खाली एक काम करना रहेगा आप लोगों को मेरे साथ साथ कि आप लोग जो मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पे अगर कोई मैं मैप बना रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, तो उसको लिखते चले साथ में, क्योंकि मैं यहीं पर ही आपके सारे नोट्स कंप्लीट करा दूंगा। आपको घर पे जाने की मेहनत नहीं, 1 घंटे यहाँ क्लास चलेगी जो भी 1 से 1.5 घंटे, उसमें क्या होगा मैं यहीं पे ही सारा कवर करा दूंगा, यहीं पे आपका नोट्स बनवा दूंगा, मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाऊंगा, फिर यहाँ पे लिख दूंगा, बस आपको एज इट इज वैसा उतार लेना है, आपका साथ में नोट्स बनता जाएगा। दूसरी चीज नोट्स बनाने की हो गई, है ना, मतलब हैंड राइटिंग नोट्स बन जाएगा, रनिंग नोट्स बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा, और ठीक है। और दूसरी चीज क्या करना है, हिंदी मीडियम है अगर तो हिंदी मीडियम में एक बुक आती है ना महेश वडमाल की, बहुत अच्छी बुक है, सारा कॉन्सेप्ट इसमें मिल जाएगा, बस महेश वडमाल की, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम के लिए एक है माजिद हुसैन, इंडियन ज्योग्राफी। ये 2 बुक इंग्लिश मीडियम के लिए ये हो गए, हिंदी मीडियम की ये 2 बुक बस खरीदने। बुक्स इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपको एक बुक पढ़नी चाहिए, होना चाहिए, मान लो कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वो बुक होनी चाहिए, उसके बिना कैसे काम चलेगा, ठीक है। बस आपको करना क्या रहेगा, मैं यहाँ जो पढ़ाऊंगा उसको नोट्स करते चलना है, और जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं उसके बाद वहां जाके इस बुक में 20 आधा घंटा मुश्किल से लगेगा, आधे घंटे में ये बुक पढ़ लेना है उसको, वो टॉपिक्स को। और फिर क्या करना है, मान लीजिए कोई चीज मैंने पढ़ाया उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, वैसे तो बहुत ही रेयर केस है कि आपको कुछ छूट जाए यहाँ पे वगैरह, बट कोई चीज मिल रहा है बस उसको वहीं पे ऐड ऑन कर ली, तो इससे क्या होगा, एक आपका अच्छा खासा नोट्स, एक आपका हैंड नोट्स बन जाएगा। और फिर क्या होगा, आपको रिवीजन करते समय बहुत सहूलियत होगी, कुछ ही 10 बुक को पढ़ना नहीं पड़ेगा, सारा कुछ एक ही जगह रहेगा, फटाफट पढ़ लिया, 15 मिनट रिवीजन हो गया, कोई भी टॉपिक्स रहेगा। तो ये सारी चीजें, ये स्ट्रेटजी रहेगी हमारी, मतलब ये महेश वडमाल की हिंदी मीडियम की बुक लेनी है, माजिद हुसैन के लिए इंग्लिश मीडियम की बुक है, इसको ले लेना है। इसको ले लेने के बाद क्या करना है, फिर इसके बाद इसको अपना आराम से मैं जो टॉपिक्स पढ़ाऊं उसके बाद इसको जाके घर पे पढ़ लेना है, रिवीजन कर लेना है। 1.5 घंटे डेली ज्योग्राफी पढ़ने हैं बस आपको, 1 घंटे मेरे साथ पढ़ लीजिए, इसके बाद आधे घंटे जाके घर पे में थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, एक बार सोने से पहले रिवीजन कर लीजिए 10 मिनट का, हो गया ज्योग्राफी फिनिश। इसके बाद आप अपना पूरा दिन किसी और सब्जेक्ट पे दीजिए। और मैं बता दूं ना, इस सब्जेक्ट से मैं 99 क्वेश्चन कवर करा दूंगा आपका किसी भी टॉपिक से, मतलब किसी भी पेपर में, यूपी पीसीएस से लेकर आपका जो भी पेपर आते हैं ना, यूपी लेखपाल, कुछ भी नहीं छूटेगा। और मैं बता दूं ना, और साथ में हाँ एक और चीज, इसमें एक एटलस भी आपको ऐड करना है, एटलस, क्योंकि इसके बिना तो काम ही चलना, बिना एटलस के ज्योग्राफी तो एकदम समझ लीजिए, ठीक है ना, एकदम जैसे बिना प्राण शरीर होते हैं वैसे ही है एटलस, क्योंकि ज्योग्राफी एटलस से ही पढ़ी जाती है, क्योंकि हमें लोकेशंस पता रहेंगे। और बुक से पढ़ते समय ना ज्योग्राफी बहुत लेंथी हो जाती है, हम बुक्स यहाँ क्या करेंगे, एटलस कोई भी चीज। और पहली बात तो यहाँ ये रहेगा कि बिना एटलस के तो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा नहीं, मैं हर चीज यहाँ बनाऊंगा, हर मैप ड्रॉ करूंगा, ज्योग्राफी में मैं आपको मैप नहीं बताऊंगा सारी चीजें। तो अब जाके आपके पास जब एटलस रहेगा, और भी एटलस आपको एक खरीद लेना है ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का, बस खाली क्या करना है, साथ साथ में देखने चलना। मान लीजिए जैसे मैं चोटियां पढ़ाऊंगा या नदियां पढ़ाऊंगा या और भी चीजें पढ़ाऊंगा, तो क्या होगा, मैं लोकेशंस बोलूंगा कि ये जैसे माउंट ईसो है ना, माउंट ईसो मणिपुर में है, तो अब मणिपुर की लोकेशंस दिखी रहेगी, फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी के इंडियन मैप में फिजिकल वाले पार्ट में जब जाएंगे तो आपको माउंट ईसो वहां मिल भी जाएगा। तो आप जब उसको देख लेंगे तो आपके दिमाग में एकदम समझ लीजिए पक्का हो जाता है, ज्यादा देर तक रहता है ना, तो उसको देख लेते हैं। तो मैप भी बस ये मैप करना है ना, क्योंकि मान लीजिए मैं
दक्कन का पठार पढ़ा रहा हूं तो मैं बताऊंगा इसमें ये यहाँ पर है तो आपको वो देखना पड़ेगा, बिना देखे नहीं काम चलेगा, ठीक है ना। अरावली पर्वत है या विंध्याचल है, सतपुड़ा पर्वत है ना, ठीक है, और भी चीजें, तो वो मैप पे ही करना है हम लोगों को, ठीक है। तो इसलिए मैप एक रख लेना है, एक एटलस ले लेना है, बस ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का आता है, इंग्लिश हिंदी दोनों मिलता है, इसको ले लेना है, बस इसके बाद आराम से पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई हमारी स्ट्रेटजी की बात, हमको करना क्या है और क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। इतनी चीजें हम लोगों ने समझ ली। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। क्या पढ़ने जा रहे थे? इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, इंडियन जियोग्राफी, ठीक है, यानी भारत का भूगोल। इससे पहले हम लोग इंडियन ज्योग्राफी शुरू करें, हम आप लोगों को एक शब्द बताना चाहते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, इंडियन ज्योग्राफी है, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ज्योग्राफी क्या होती है। क्योंकि क्या है ना, जैसे कि हम लोग कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, भाई उस सब्जेक्ट के हमको पता ही नहीं कि उसमें पढ़ना क्या क्या है, तो कैसे बनेगा, मतलब अच्छे से पढ़ाई कैसे हो पाएगी। मान लीजिए हम मान लीजिए ज्योग्राफी पढ़ लें, किसी ने हमसे पूछ लिया कि ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे, है ना, मतलब क्या है ज्योग्राफी, क्या है, व्हाट इज ज्योग्राफी, है ना, मतलब व्हाट इज जियोग्राफी, व्हाट इज जियोग्राफी, ज्योग्राफी क्या है ना। तो सबसे पहला, क्योंकि ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं तो ज्योग्राफी का मतलब ही तो पता होना चाहिए पहले भाई। जैसे क्या होता है, संविधान है भाई, है ना, संविधान में हमारी प्रस्तावना है, तो क्या होता है कि हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ के अपने संविधान के उद्देश्य को बता देते हैं कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना, है ना, लोगों को, और भी चीजें, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करना, है ना। तो इससे क्या हो जाता है, संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने से हम लोग को क्या होता है, हमको संविधान का उद्देश्य पता चल जाता है कि संविधान ये चाहता है, करना चाहता है लोगों के लिए। ऐसे क्या होता है कि ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, अगर हम ज्योग्राफी का एक मोटा मोटा ज्ञान हमको हो जाए कि इसमें पढ़ना क्या क्या है या उसको पढ़ने का पर्पस क्या है, तो हमको और इंटरेस्टिंग लगेगा और हमको ये भी पता रहेगा कि हमको करना क्या क्या है, हमको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको जानना पड़ेगा कि ज्योग्राफी, व्हाट इज ज्योग्राफी, मतलब ज्योग्राफी क्या है। तो देखो ज्योग्राफी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। ये पहले मैं हिंदी का शब्द बता दे रहा हूं, जियो और प्लस ग्राफी, ठीक है ना, जियोग्राफी। तो सबसे पहले जानते हैं जियो क्या होता है। जियो मतलब होता है अर्थ से संबंधित कोई भी चीज, है ना, मतलब जो भी चीज अर्थ से संबंधित होती है उसको जियो बोलते हैं, है ना, मतलब समथिंग रिलेटेड विच अर्थ, मतलब अर्थ से संबंधित कोई भी चीज, जो भी चीज अर्थ से संबंधित है ना, उसको हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जियो बोलते हैं उसको, ठीक, मतलब जो भी अर्थ से संबंधित चीजें हैं, मतलब समथिंग रिलेटेड विथ अर्थ, है ना, मतलब अर्थ से संबंधित किसी भी चीज का, है ना, जो भी अर्थ से संबंधित चीजें होती हैं उसको जियो बोलते हैं। और ग्राफी मतलब क्या होता है, ग्राफी मतलब होता है स्टडी, है ना, जियो मतलब होता है अर्थ से संबंधित चीजें और ग्राफी मतलब होता है स्टडी, और इसको प्लस कर देते हैं, यानी पृथ्वी से संबंधित किसी भी चीजों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसको जियोग्राफी बोलते हैं, है ना, पृथ्वी से संबंधित। अब जैसे हम बात करते हैं तो पृथ्वी से संबंधित क्या क्या चीजें, जैसे क्या होता है जियोग्राफी में, मोटे मोटे क्या होता है, मतलब हम लोग किस चीज का पार्ट पढ़ते हैं। देखो ज्योग्राफी में मेनली हम लोग तीन चीजें होती है, हम लोग अपने अगर देखा जाए तो तीन चीजें हैं मेनली। देखिए कैसे, एक तो होता है लैंड फॉर्म्स जिस पर हम लोग खड़े हैं इस समय,
लैंडफॉर्म, है ना। लैंडफॉर्म होता है ठोस जो होता है, दूसरा क्या होता है, वाटर होता है ना। तीसरा क्या है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। लैंडफॉर्म जिस पर हम खड़े हैं, एक तो ये चीज होती है, दूसरा वाटर, है ना, जो समुद्र सागर है, महासागर है, और एटमॉस्फेयर। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो सबसे पहले यही तीन चीज थी, सबसे पहले बेसिक चीजें, बाद में आई नदियां, पहाड़, पर्वत, बाद में इनका निर्माण हुआ। सबसे पहले ये चीज आई थी, पहले ये तीन चीजें, एक तो लैंडफॉर्म था, दूसरा वाटर था, एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। तो जिस चीज में हम इन तीनों का अध्ययन करते हैं, यानी लैंडफॉर्म, इसको एक शब्द और भी यूज करते हैं, लिथोस्फीयर, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। लिथोस्फीयर बोलते हैं, है ना। लिथोस्फीयर का मतलब होता है स्थल मंडल, है ना, इसको स्थल मंडल बोलते हैं, है ना, स्थल मंडल, इसको स्थल मंडल बोलते हैं लिथोस्फीयर, लैंडफॉर्म की। और वाटर बॉडीज जैसे महासागर है, ओशियन से सागर है ना, ये सारी चीजें। एटमॉस्फेयर में तो हम लोग जानते हैं पूरा क्लाइमेट जो भी पढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर है, मानसून है ना, इंडियन मानसून है, तो ये एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में जैसे कि जो ऊपर बादल वाला जो चीजें है ना, ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखते हैं। तो जियोग्राफी में ये इन तीनों चीजों का हम लोग अध्ययन करते हैं। जिस चीज में हम इन तीनों चीजों का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जियोग्राफी। समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी चीज है। तो अगर कोई पूछे कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, उसका क्या मतलब होगा, तो बोल दो कि अर्थ से संबंधित कोई भी चीज है, जिस उस अर्थ से संबंधित चीजों का अगर हम अध्ययन करते हैं जिस सब्जेक्ट में, उसको ज्योग्राफी बोलते हैं। दूसरी कौन कौन से संबंधित चीजें, तो देखिए जैसे लैंडफॉर्म होता है, वाटर बॉडीज और एटमॉस्फेयर, अब इन तीनों चीजों का जिसमें हम अध्ययन करते हैं इसी को ज्योग्राफी बोलते हैं, है ना। संबंधित देखिए बाकी चीजें बाद में बनी हुई हैं, जैसे लैंडफॉर्म से बाद में चट्टाने आई हैं, फिर पहाड़ बने हैं, पर्वत बने हैं, मैदान बने हैं, बाकी ये चीज बाद में बनी, मगर पहले ये तीन चीजें हैं, इसके बाद उनका अस्तित्व हुआ है। तो इनसे संबंधित जितनी, जैसे लैंडफॉर्म पढ़ेंगे तो लैंडफॉर्म में का वर्गीकरण भी करते हैं हम लोग। इसके बाद इसको क्या करते हैं, इसकी चट्टान बनती है ना, इससे पहाड़ बनते हैं, पर्वत बनते हैं, मैदान बनते हैं, नदियों द्वारा मैदान बनाए जाते हैं, तो ये इसको तोड़कर बनाए गए ना, इसी का परिवर्तित रूप है वो लैंडफॉर्म का। तो जब इसको हम पढ़ लेंगे, इन तीनों चीजों, सागर में, महासागर, एटमॉस्फेयर में जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, विंड्स पढ़ते हैं, है ना, और कैसे मतलब वाटर, मतलब क्या बोलते हैं, जलवाष्प कैसे बनता है ना, ये सब चीजें इसमें पढ़ते हैं। तो पहले तो ये चीजें है ना, ये मतलब एक बड़ी इकाई है, इसके बाद उनका निर्माण हुआ है ना। तो इसके बाद हुआ है, तो इनको जिस चीजों में हम इन तीनों चीजों का जिसमें अध्ययन करते हैं वो ज्योग्राफी है ना। ऐसे ही बना लो, बस ऐसे ही लिख लो और इसको बड़ी आराम से हो जाएगा ये चीजें, है ना। तो ज्योग्राफी का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। फिर अगर हम और बात करते हैं, जैसे इसको हिंदी वाला वर्जन देख लेते हैं, भूगोल। जो भूगोल क्या है, तो भूगोल देखो, इसको भी दो पार्ट में बांट के कर लो। भू जमा गोल, मतलब भू और गोल। तो भू का मतलब होता है भू धरा धरती, यानी पृथ्वी, है ना, पर्यायवाची पढ़ा है ना, भू धरा धरती। गोल का मतलब होता है अध्ययन, और प्लस क्या हो गया, पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन, ये हो गया हमारी भूगोल। पृथ्वी का अध्ययन भूगोल, यानी पृथ्वी का हम जिस सब्जेक्ट में अध्ययन करते हैं वो भूगोल है। अब हमने पृथ्वी में बता दिया क्या क्या चीजें होती है, एक तो लैंडफॉर्म होता है, स्थल मंडल होता है ना, लैंडफॉर्म होता है यानी स्थल मंडल होता है, इसको अगर लिखना है हिंदी में, स्थल मंडल होता है ना, जिसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, वो आगे मैं पढ़ूंगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे ये। फिर इसके बाद होता है वाटर बॉडीज, है ना, वाटर, जल मंडल, इसको है ना जल मंडल बोल दो इसको, है ना। फिर एक होता है एटमॉस्फेयर, जिसको वायुमंडल बोलते हैं, एटमॉस्फेयर, जिसको वायुमंडल बोलते हैं। तो ये चीजें हम पढ़ते हैं इसमें, है ना। भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी, भू दो पार्ट में डिवाइड कर लो, भू पृथ्वी, गोल अध्ययन। पृथ्वी का अध्ययन, जिस सब्जेक्ट में हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं उसी को भूगोल बोलते हैं।
और पृथ्वी से संबंधित क्या क्या चीजें, अब भाई पूछ ले कोई पृथ्वी में क्या क्या चीजें, तो उसमें लैंड फॉर्म होता है, जल होता है और एटमॉस्फेयर। इन चीजों, जिस सब्जेक्ट में इन तीनों चीजों का अध्ययन करते हैं वही पृथ्वी भूगोल है ना। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। और अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर कमेंट करना, मैं फिर से दोबारा एक बार और बता दूंगा। और इतना टफ भी नहीं है, इसको दोबारा एक बार, अगर एक बार भी ना समझ में आए तो रिकॉर्ड पड़ी रहेगी, इसको फिर से देख लेना, ठीक है ना। तो इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी और इसको बना भी लिया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। धीरे धीरे चलते हैं हम लोग और आराम से नोट्स ऐसे बना देते हैं, ठीक। अब हम अपने मेन फोकस पे आते हैं, मतलब मेन सब्जेक्ट टॉपिक पे आते हैं। हम लोग पढ़ने की क्या बात कर रहे थे, हम लोग सीरीज करने शुरू इंडियन ज्योग्राफी की, इंडियन जियोग्राफी यानी भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, ठीक है ना, भारत का भूगोल। भारत की भूगोल की हम लोग बात करते हैं तो देखिए, जैसे हम लोग ने ज्योग्राफी को 4 पार्ट में बांटा था, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, है ना, मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी। इसी तरह हम लोग ज्योग्राफी को भी 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। ये सब चीजें क्या है, अच्छे से पढ़ने का एक तरीका होता है, ठीक है ना, इसीलिए इसको बांट के पढ़ते हैं, क्योंकि बांट के जब हम चीजें पढ़ते हैं तो हमको अच्छे समझ में आते हैं, हमको पता रहता है कि इसमें हमको ये पढ़ना है, फिजिकल ज्योग्राफी में ये पढ़ना है। तो जैसे हम लोग इंडियन ज्योग्राफी बात करेंगे तो हम लोग एक इसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पढ़ेंगे, मतलब फिजिकल, एक इसका पॉलिटिकल डायमेंशन जो होता है, पॉलिटिकल डायमेंशन, है ना, डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन पढ़ेंगे। डायमेंशन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसका फिजिकल डायमेंशन यानी फिजिकल यानी भौतिक परिप्रेक्ष्य पढ़ेंगे, भौतिक परिप्रेक्ष्य पढ़ेंगे। अभी बता रहा हूं इसमें क्या पढ़ना है भौतिक परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। और इसको पढ़ेंगे फिजिकल, पॉलिटिकल में राजनीतिक पक्ष, इसका राजनीतिक पक्ष पढ़ेंगे भारत इंडियन का, और राजनीतिक पक्ष ये हो गया। इसको 2 पार्ट में बांटा हम लोगों ने, क्या किया, एक तो पॉलिटिकल को अलग से पढ़ेंगे, फिजिकल को अलग। अब जैसे पॉलिटिकल में क्या पढ़ना, जो 28 राज्य होते हैं, ठीक है, 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरी हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको पढ़ेंगे। फिजिकल में क्या पढ़ेंगे, जैसे पर्वत है, पठार हैं, मैदान हैं, नदियां हैं, मानसून है ना, और वनस्पतियां हैं। ये सारी चीजें हम लोग फिजिकल में पढ़ते हैं, ये फिजिकल का पार्ट है। तो इंडियन का ज्योग्राफी में हम लोग 2 पार्ट बांट के पढ़ेंगे, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे 28 राज्य, यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से कितने नंबर पर है, या इसका मतलब क्या है, इसकी पोजीशन, स्थिति क्या है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम कितनी, इसका उत्तरी बिंदु कौन सा, दक्षिणी बिंदु कौन सा, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ये पढ़ लेंगे, इसके बाद फिर हम लोग इस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको करने में, और इसको पढ़ना जरूरी भी है, क्योंकि ये अभी मैं बताऊंगा इसको जरूरी क्यों है। क्योंकि बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये तो मुझे आता है, अच्छी बात है, बट इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमको चीजें पढ़ना है। और हमने बताया एकदम 0 से पढ़ेंगे और एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक पहले कंप्लीट करेंगे, फिर एडवांस पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी पढ़ते हैं, अभी इसका पॉलिटिकल डायमेंशन शुरू करते हैं, ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का पॉलिटिकल डायमेंशन शुरू करते हैं। अब पॉलिटिकल डायमेंशन में अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, देखिए, सबसे पहले तो पॉलिटिकल डायमेंशन शुरू करने जा रहा हूं मैं, तो उसमें क्या करना है, हेडिंग डाल लेना पॉलिटिकल डायमेंशन, मतलब राजनीतिक पर। वो भी जरूरत नहीं है, बस करना क्या है, देखो, सबसे पहले तो हमको एक चीज आना चाहिए कि मैप बनाना, ठीक है ना। मैप बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना मैप के कोई भी काम नहीं होने वाला, ठीक है ना। ये हो गया हमारा प्यारा इंडिया, ठीक है ना, ये हो गया हमारा प्यारा इंडिया।
और हाँ, एक चीज ये भी जानते हैं, मैप बनाने की कोशिश करिएगा। अब ऐसा नहीं है, मैप बनाने का मतलब ये नहीं कि पता चले उस पे जो जैसा बना हुआ है बस हमको स्केल और पटरी लेके बस शुरू हो गया, उसको नाप रहे इंची टेप में, इतना टेढ़ा इतना सीधा। मैप बनाना है इंडिया के मैप जैसा बनना चाहिए, बस मैप जैसा दिखे, बस इंडिया जैसा दिखे। अब पता चले उसको एकदम लगाने लगे, बिल्कुल 10 सेंटीमीटर इधर है तो 5 सेंटीमीटर, वो नहीं करना है, उसकी जरूरत भी नहीं है। बस हमको एक अच्छा सा मैप बनाना आना चाहिए बस, कि ताकि लगे हाँ ये भारत है हमारा, ठीक है। और ये बनाना बड़ा आसान है, बस प्रैक्टिस करते रहिए, 2 4 10 रोज 5 6 बार बनाइए, रोज पर डे 10 मिनट इस पे दीजिए, मैप बनने लगेगा और बढ़िया से मैप बने। और मैप बनाने आ जाएगा ना, तो मैं बता रहा हूं ज्योग्राफी में कोई भी चीज टफ नहीं लगेगी आपको। आप हर चीज मैप पे पढ़ेंगे। अभी देखिएगा मैं मैप पे कैसे पढ़ाता हूं आपको, ठीक है। बस रुके रहिएगा, आप 2-3 क्लास करके मेरे देखिएगा। फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट अभी 1-2 दिन बाद, आज और कल के बाद परसों शुरू हो जाएगा, इसके बाद आप देखिएगा, फिर आपको पढ़ने में मजा ना तो बताइएगा। अभी आएगा मजा आपको, बिल्कुल मैं यही पढ़ा दूंगा आपको, बुक ना किसी की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये सर देखिए इंडियन, ये हो गया हमारा मैप, भारत का प्यारा भारत हो गया हमारा। तो कितने राज्य हैं? 28 राज्य हो गए 28। यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं 8, ठीक। तो इनमें सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले हमको ये जानना है कि राज्य कौन कौन से और उनकी लोकेशन कौन सी है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं तो यहां पर कौन सा एक यूनियन टेरिटरी है, ये लद्दाख, फिर ये है कश्मीर, है ना, जम्मू कश्मीर इसको बोलते हैं। फिर ये गले में जो फंसा हुआ है ये हमारे राज्य है HP यानी हिमाचल प्रदेश। फिर नीचे पंजाब, फिर इसके नीचे राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के बाद यहां पर ये गुजरात, ये महाराष्ट्र, ये छोटा सा यहाँ प्यारा सा गोवा, जिसका जाने का मन, जहां जाने का मन हर एक भारतीय लड़के करता है कि एक बार गोवा जरूर जाना है ना, तो समझ ही रहे हैं किस लिए जाना होता है। गोवा के बाद फिर ये आता है कर्नाटक, इसके बाद केरला, केरला के बाद यहां तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से अभी 2014 में कट के बना गया है एक तेलंगाना। फिर ये यहां पर है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। यहां पे ये वेस्ट बंगाल WB, और ये पूरा क्या है, ये यहां से लेके पूरा यहां से ऐसे फैला हुआ वेस्ट बंगाल। फिर इसके बाद यहां पर हिमाचल प्रदेश के बाद और पंजाब के बाद में यहां पर हरियाणा, ठीक है ना, हरियाणा। फिर दिल्ली, ठीक है ना, ये बगल में। फिर इसके बाद ये पे उत्तराखंड UK, ये काट के बना है। फिर यहाँ पे UP, ठीक है ना, UP के बाद UP, ये यहाँ UP से फिर इधर बिहार, बिहार से काट के बनाया गया है झारखंड, झारखंड के बाद यहाँ नीचे छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद ये छत्तीसगढ़ से बाद यहाँ पे MP, है ना। तो ये सारे स्टेट हैं MP, ठीक। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जैसे मानिए देखिए हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, है ना, ये पूरा। फिर बिहार, UP, झारखंड, छत्तीसगढ़, MP, यूपी से काट के बना था उत्तराखंड, UK। फिर ये हिमाचल प्रदेश, है ना, और दिल्ली, ठीक है, यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, ठीक। ये स्टेट है। इसके बाद 7 सिस्टर में देखो यहाँ पर आते हैं ये वाले नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, है ना। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश यानी AP, फिर यहाँ पे ये इसके नीचे जस्ट नागालैंड, इसके नीचे जस्ट मणिपुर, इसके नीचे जस्ट क्या होगा मिजोरम, फिर यहाँ पे त्रिपुरा, फिर ये मेघालय यहाँ पर, और यहाँ पे ये पूरा ऐसे फैला हुआ करके असम, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये 7 सिस्टर है। और ये चोंच जो निकली हमारी भारत की, है ना, मतलब तो इसको बोलते हैं सिक्किम। ये चीजें हैं, तो इसको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है बस ऐसे। इसको देखो, ये बहुत से लोगों को पता भी होगा और वो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। बस इसको क्या करना है, ये जरूरत इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि देखो क्या होगा कि जब हम लोग कोई भी पार्ट पढ़ेंगे, मान लीजिए मैंने फिजिकल पार्ट पढ़ा रहा हूँ तो मैं बोलूंगा कि जो
छोटा नागपुर का पठार है वो छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना, बिहार और पश्चिम बंगाल का कुछ पार्ट, मतलब 4 स्टेट कवर करता है। तो जब तक हमको यही नहीं पता होगा छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल है कहां पर, तो हम कैसे छोटा नागपुर को इमेजिन कर पाएंगे, सोच पाएंगे कि हाँ ये यहाँ पर है। और वहां पे क्योंकि वो भाई इसलिए जरूर क्योंकि मान लीजिए हमने बताया कि छोटा नागपुर पठार में भारत का कुल खनिज संपदा का 60% मिलता है। तो अब सोचिए इतना इंपॉर्टेंट क्षेत्र है और उसके बाद हमको ये स्टेट ही नहीं पता होगा कि कहां पर है और उसका लोकेशन ही नहीं मालूम, तो क्या मतलब। तो इसलिए जब मान लीजिए हमने बोला अरावली पर्वत राजस्थान में, तो राजस्थान में एटलीस्ट पता, जब पता रहेगा राजस्थान यहाँ, हमको बता देंगे कि ये अरावली पर्वत यहाँ पर है ना। तो ये इसलिए जरूरी है, इनको बस स्टेट को नजर में रखना है। और क्या करना है, इनकी राजधानी याद करनी। राजधानियों में देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप थोड़ा इसको 2-4 बार बनाइएगा, फिर इसके बाद पहले स्टेट की लोकेशन जान लीजिएगा कौन कहां पर, बस इतना पता हो। ये एग्जैक्ट जरूरी नहीं है, बस मालूम हो कि इसके नीचे ये है वो, मतलब सारे स्टेट सब अच्छे से पता होना चाहिए, बस लोकेशन। इसके बाद फिर राजधानी। राजधानी क्या कि कोई भी बुक या एटलस होगा उसमें स्टेट रहेंगे और आपको क्या करना है, जो नए बच्चे जिनको राजधानी अभी याद नहीं, तो वो क्या करेंगे कि मान लीजिए पहले नॉर्थ इंडिया की इतनी ये वाली राजधानी पहले याद करिएगा, ठीक है। फिर आइएगा साउथ इंडिया की राजधानी एक दिन याद करिएगा, ठीक। फिर इसके बाद नॉर्थ ईस्ट की। आपको इनमें दिक्कत होगी मैं मानता हूं, बट इनको क्या करना है, इनको 7 को एक साथ में पढ़ना है। इससे अब असिस्टेंट को बोलते हैं, भी बताऊंगा आगे। फिर इनको एक साथ पढ़ना है, इनको साथ पढ़ने से ये होगा कि आप कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और एक साथ राजधानी याद, जिनको राजधानी याद नहीं है वो एक साथ राजधानी मत याद करिएगा, एक एक दिन करके। एक दिन नॉर्थ इंडिया की पूरी, यूपी और राजस्थान गुजरात तक की पूरी एक दिन याद करिएगा, उसके साथ वेस्ट बंगाल और बिहार भी रहेगा साथ में आपका, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़। इसके बाद फिर नीचे साउथ इंडिया की याद करिएगा, जिसमें से उड़ीसा रहेगा आपका, महाराष्ट्र और इसके जस्ट नीचे वाले सारे स्टेट याद करिएगा आप, राजधानी लिख। और एक बात और है, यहाँ छोटे बच्चों वाला पैटर्न छोड़ दीजिएगा कि बुक उठाई और उसमें लिखा हुआ है राजस्थान की राजधानी है ना, या कश्मीर की राजधानी ये है फलाना है ना, जैसे यूपी की लखनऊ है ना, और बिहार की पटना है। ये सारी ऐसे मत याद करिएगा, बस रट रहे हैं बिहार पटना, ये मत करिएगा। उसको बुक कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करिएगा, और पहले लिख लीजिएगा और फिर लिखने की कोशिश करिएगा। और जितना ज्यादा आपको लिखने के बाद याद होगा ना, कभी नहीं भूले, ठीक है। प्रैक्टिस करना है बस, ठीक है। तो ये करना है, ये स्टेट हो गए। ये तो हमारे 28 स्टेट की बात हो गई। यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो देखो, एक तो ये होगा लद्दाख, दूसरा कश्मीर, ठीक है, तीसरा ये दिल्ली हो गया, और पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। तो 4 स्टेट तो ये केंद्र शासित प्रदेश हो गए। फिर 5वां कौन सा है, 5वां देखिए, दमन एवं दीप को मिलाकर, दमन दीप एंड दादर नगर हवेली, जो यहीं पर है, दमन दीप और दादर नगर हवेली, इन दोनों को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो एक ये है, 5 ये हो गए, 5वां। फिर छठा पुडुचेरी है ना, पुडुचेरी छठा केंद्र शासित प्रदेश है, यहां पर है तमिलनाडु में। फिर इसके बाद 7वां यहां पर इस जगह पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जो बंगाली खाड़ी में है ना। और फिर यहाँ पे लक्षद्वीप, छोटे छोटे से द्वीप हैं कुछ लक्षद्वीप। तो ये हो गए, स्टेट हो गए। अब देखिए यूनियन टेरिटरी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, वो जरूरी भी है। पहला तो देखिए लद्दाख हो गया, जैसे लद्दाख है ना, एक लद्दाख हो गया। सेकंड की बात हम करते हैं तो जम्मू हो गया, ठीक है ना। तीसरी की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा, सॉरी क्या कहते हैं, चंडीगढ़ हो गया, ठीक है। चंडीगढ़ के बाद फिर दिल्ली हो गया, न्यू दिल्ली जिसको दिल्ली, ठीक है ना। 5वां दादर, दमन एवं दीप एंड दादर नगर हवेली, दमन एवं दीप और दादर नगर हवेली, ये दोनों को एक ही कर दिया गया है ना, एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इसको एक साथ लिख लो, दादर नगर हवेली, ठीक है ना। फिर इसके बाद छठा की बात अगर हम करते हैं तो छठा क्या है, ठीक है। छठे की अगर हम बात करते हैं तो फिर यहां पे आ जाते हैं, हमारा लक्षद्वीप हो गया, लक्षद्वीप। 7वां अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। फिर 8वां हो गया हमारा, 8वां क्या हो गया, 8वां हमारा है पुडुचेरी, इसको ऐसे लिख देता हूँ ब्लैक, पुडुचेरी। तो ये सारी चीजें हो गई,
ये हो गया हमारे स्टेट, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी। इनको लिख लो क्योंकि ये होता है ना कि कंफ्यूजन रहता है, बस खाली लिख लो और रिवीजन करने के लिए काम आ जाएगा। स्टेट आप आराम से मैप खरीदें, मैप में रहेगा, आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी मैप आपके पास रहेगा उसमें रहेगा उसकी राजधानी आपको याद देखिए, मैं यहाँ लिखा देता कोई दिक्कत नहीं, बट वो उतना फैक्चुअल चीज है, उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। वो मैं लिखा दूंगा फिर भी वो वैसे ही रहेगा। तो आपको क्या करना, कोई बैटलर शब्द लेंगे या कोई बुक लेंगे तो आप उसमें मिल जाए, और आपको करना क्या, रोज 10 बस खाली कैपिटल से याद कर लीजिए, ज्यादा के चक्कर में एक दिन में सब सारी पढ़ने मत बैठ जाइएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक। ये हो गया हमारा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की बात। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं अपना, क्या कहते हैं कि सबसे मेन चीज, अब तो हमको पता चल गया ज्योग्राफी, मतलब इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, मतलब कि भारत में 28 राज्य 8 यूनियन टेरिटरी। इसके बाद हम लोग सबसे मेन क्वेश्चन है भारत, ठीक है, भारत की तो बात कर रहे हैं, मगर भारत पूरे पृथ्वी में कहां पर स्थित है भाई, पूरे पृथ्वी में भारत की पोजीशन क्या है ना। यानी भारत अगर पूरे पृथ्वी में, जैसे भारत में पूरे पृथ्वी में कई देश हैं, लगभग 200 से ज्यादा देश हैं, तो जब 200 से ज्यादा देश हैं तो भारत पृथ्वी के किस लोकेशंस पे है ना। जैसे कि मान लीजिए अमेरिका है या दक्षिण अमेरिका है ना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। भारत पहली बात तो एशिया का पार्ट है, एशिया के पार्ट में बाद में अगर जैसे कि मान लीजिए अर्थ है ना, ये अर्थ हो गया। अब इस अर्थ में भारत की लोकेशन कहां है, नॉर्थ में है, साउथ में है, या ईस्ट में है, या वेस्ट में है, तो कहां पर है लोकेशन, ये जानने पहले हम लोग इसकी जानकारी लेते हैं। तो देखिए जैसे कि ये अर्थ है ना, अर्थ बना लेते हैं, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ हो गई। अब इस अर्थ में क्या होता है, देखिए इस अर्थ को 20 से 2 भागों में डिवाइड करती है कौन सी रेखा होती है, जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा, जिसको बोलते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री, और इसका नाम होता है इक्वेटर, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर, और हिंदी में विषुवत रेखा है ना, हिंदी में बोलते हैं इक्वेटर इंग्लिश में, और हिंदी में इक्वेटर, और इंग्लिश में, हिंदी में विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, कई भी नाम होते हैं इसके, ठीक है, विषुवत रेखा। तो ये 0 डिग्री, ये क्या करती है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। तो इसके ऊपर वाला 0 डिग्री के ऊपर वाले है जो ये है, ये जो गोला होता है, अर्धगोला है ना, इसको बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे 0 डिग्री के नीचे जो आधा भाग ये होता है, इसको बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है ना, दक्षिणी गोलार्ध। तो 0 डिग्री के नॉर्थ में उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री के साउथ में दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये होती, ये 0 डिग्री, ये और ये क्या होता है, ये 0 डिग्री अक्षांश होती है ना, ये क्या होती है 0 डिग्री अक्षांश, यानी 0 डिग्री अक्षांश जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। 0 डिग्री अक्षांश के नॉर्थ में क्या होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, 0 डिग्री साउथ, मतलब के साउथ में क्या होता है, 0 डिग्री अक्षांश के साउथ में क्या होता है, साउथ हेमिस्फीयर, ये अक्षांश है। इसी तरह क्या होता है, पृथ्वी पर 2 तरह की रेखाएं होती है, एक अक्षांश, एक देशांतर रेखाएं, है ना। ये सारी काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये कोई पृथ्वी खींची नहीं है, इनको मानव ने क्या किया है, अपनी सुविधा का, अपने अध्ययन की सुविधा के लिए इनको खींच दिया, बनाया है। ये कोई पृथ्वी पर ऐसे लेयर नहीं बनी हुई, लेयर हम लोगों ने इसको पढ़ने की सुविधा के लिए बना दिया गया। तो ये काल्पनिक रेखाएं होती है, ठीक है। तो इनको हमने अपने अध्ययन की सुविधा के लिए बनाया है। इसी तरह ये जो लेटी हुई होती है, जिनको लैटिट्यूड बोलते हैं, ये क्या, जिनको हिंदी में अक्षांश बोलते हैं, ये क्या होती है, पृथ्वी के समानांतर ऐसे लैटिट्यूड में ऐसे बैठी हुई थी, लेटी हुई जैसी होती है ना। फिर इसके बाद होता है एक और रेखा होती है देशांतर, ये भी 0 डिग्री होता है, ये भी 0 डिग्री। ये क्या करता है, पृथ्वी को कि मतलब पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, किस तरह, एक तो ईस्ट है ना, ये इसके
इसके इधर वाला जो पार्ट होता है, यानी इसके जो इधर वाला जो पार्ट होता है, ये इधर वाला है ना, इसको बोलते हैं ईस्ट हेमिस्फीयर, यानी पूर्वी गोलार्ध, ईस्ट हेमिस्फीयर। अब ये भी देखो पृथ्वी को, अब जैसे क्या है, ये देखो इसके इधर वाला ये पूरा ईस्ट हो गया और इसके इधर वाला पूरा ये ईस्ट वेस्ट हो गया, तो ये भी पृथ्वी को क्या करता है, दो बराबर भागों में, ईस्ट एंड वेस्ट भागों में, दो बराबर भागों में बांट देता है। तो इसको बोलते हैं ईस्ट हेमिस्फीयर, और इसको क्या बोलते हैं, इधर जो होता है इस साइड है ना, इस साइड जो होता है उसको बोलते हैं वेस्ट हेमिस्फीयर, वेस्ट हेमिस्फीयर यानी पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, और ये होता है पूर्वी गोलार्ध। समझ में आ रहा नहीं चीजें, कठिन तो टफ तो नहीं लग रही, थोड़ी कुछ नहीं है, बस क्या होता है, पृथ्वी होती है, पृथ्वी में दो तरह की काल्पनिक रेखाएं होती है, एक जो लेटी हुई होती है, हॉरिजॉन्टल होती है ना, जो लेटी हुई होती है उनको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, है ना, जो 0 डिग्री है, जैसे विषुवत रेखा, ये क्या करती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती, इसके ऊपर 0 डिग्री अक्षांश के जस्ट ऊपर जो होता है रेखा, है ना, जो गोलार्ध होता है उसको नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं, और 0 डिग्री अक्षांश के जस्ट नीचे जो भी हेमिस्फीयर होता है उसको साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इसी तरह क्या होती है, एक इस पे एक देशांतर रेखा होती है जो खड़ी खड़ी होती है ना, अपने लैंग्वेज में अगर पढ़ेंगे ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो क्या होता है, ये भी क्या करती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, मगर कैसे, एक इसके जो ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में ईस्ट एंड वेस्ट में बांटती है, यानी इसके ईस्ट वाले पार्ट को ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, यानी पूर्वी गोलार्ध, और इसके वेस्ट वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, वेस्ट, है ना, पश्चिमी गोलार्ध। तो ये ऐसे करके दो रेखाएं होती है और दोनों अलग अलग तरीके से काम करती है। फिर क्या होता है कि इसी पर 0 डिग्री के जस्ट नीचे ही, मतलब जस्ट नीचे नहीं, क्या होती है, ये 0 डिग्री, अब ऐसे क्या होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री, ऐसे ऐसे करके इस पे कुल कितनी 90 डिग्री तक, है ना। यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है, वो 90 डिग्री पोल होता है ना, तो वो ऐसे ऐसे करके पूरा 90 तक, 90 नीचे नीचे ऐसे क्या करती है, जब यहाँ पे एक रेखा होती है कर्क रेखा, ठीक है, ये ऐसे बराबर तिरछी नहीं है, ये एकदम सीधी है, ठीक है, ये क्या होती है, ये 23.5 डिग्री होती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है ना, नॉर्थ में होती है। इसी तरह इसके जस्ट नीचे यहां पर 23.5 डिग्री साउथ होती है, हाफ क्या होती है, 23.5 डिग्री साउथ, है ना, साउथ में। तो इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, है ना, कर्क रेखा, है ना, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है ना, यहां पे लिख दे रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं, लिख लेना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। कैंसर की स्पेलिंग लिखना है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी ये कैंसर होगा, ट्रॉपिक की स्पेलिंग TROPIC, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पूरा लिख ही देता हूं मैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद ये वाली जो होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी मकर रेखा, देखो कर्क रेखा और इसको बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में जो होती है उसको मकर रेखा बोलते हैं, और 23.5 डिग्री जो नॉर्थ में, 0 डिग्री की जो नॉर्थ में 23.5 डिग्री में होती है उसको कर्क रेखा, 0 डिग्री की जो साउथ में जो होती है 23.5 डिग्री उसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा। तो भारत जो है, भारत की पोजीशन क्या होता है, भारत का बात करते हैं तो क्या है कि भारत में जो कर्क रेखा है वो भारत के बीच से गुजरती है, लगभग 8 राज्यों से होकर जाती है ना, वो भी पढ़ेंगे आगे। तो कर्क रेखा भारत के बीच से, जैसे कि ये है, ये गुजरात का ये वाला पार्ट है, ये ऐसे, है ना, ये हमारा प्यारा भारत हो गया, ठीक है, यानी यहां पे भारत है ना, थोड़ा इसको और ऊपर करके, है ना, ये ऐसे, ये भारत है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो भारत की मतलब क्या है, भारत यहाँ पे पोजीशन, पृथ्वी के कहां पे, इस जगह पर, तो कर्क रेखा इसके बीच से गुजरती है ना भारत को। तो अब देखो फिर क्या है, अब देखो हमने क्या बताया, ये 0 डिग्री इक्वेटर के जस्ट ऊपर है, तो यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में हो गया, है ना,
0 डिग्री के ऊपर है भारत हमारा, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड के जस्ट ऊपर है, यानी 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर है। तो क्या होगी, पहली तो इसकी एक पोजीशन हो गई उत्तर, यानी नॉर्थ बोलो हिंदी में, और इंग्लिश में नॉर्थ बोलो, है ना, है ना। फिर इसके बाद देखो, ये तो 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर हम लोग ने देखी, 0 डिग्री अक्षांश से हम लोग देखी, तो इसकी मतलब इसकी पोजीशन क्या है, उत्तर में। फिर इसके बाद अगर हम लोग 0 डिग्री के बाद की, अगर हम लोग 0 डिग्री के 0 देशांतर के अगर देखें, तो 0 डिग्री देशांतर कहां पर है, ईस्ट साइड में। तो अगर हिंदी में बोलते हैं तो पूर्वी, पूर्वी, और अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो ईस्ट। तो क्या हो गया, अब क्या हो जाएगी इसकी पोजीशन, तो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध और दक्षिण नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। ये हो गई इसकी पोजीशन, यानी स्थिति। भारत पृथ्वी पर कहां पर स्थित है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध या नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, है ना। समझ में आ गया होगा, ये तो बहुत अच्छे समझ में आई ये भी। तो अगर इसकी पोजीशन पूछी जाए, देखो बुकों में लिखा रहता है नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, डायरेक्ट लिखा रहेगा। अब हमको समझ में आ गया ना कि कैसे निकाला जाता है। तो क्योंकि 0 डिग्री इक्वेटर होता है और 0 डिग्री देशांतर होता है, 0 डिग्री इक्वेटर के जस्ट जो ऊपर होता है उसको नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं। 0 डिग्री देशांतर भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, और क्या होता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी ईस्ट हेमिस्फीयर और वेस्ट हेमिस्फीयर। तो 0 डिग्री के, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पृथ्वी 0 डिग्री के ऊपर है, यानी कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा बीच से गुजरती है, तो कर्क रेखा कहां पर, कर्क रेखा तो पृथ्वी नॉर्थ हेमिस्फीयर के, है ना, 23.5 डिग्री में होती है, यानी जो 0 डिग्री के अक्षांश के 23.5 डिग्री अक्षांश में होती है। तो ये जो बीच से गुजरती है, तो फिर क्या फिर हमने देखा तो इंडिया कहां पर है, तो इंडिया हमने बताया कि क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, यानी नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में। समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था। तो ये समझ में, अब ये लिख लो, इसको बनाना चाहो तो बना लो, ऐसे बना लो बस, है ना। देखो अभी इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा अभी चलो ठीक आ गया, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, ये सारी चीजें हो गई यहां पर। तो हम लोगों ने जान ली कि इंडिया का पोजीशन क्या है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। तो हो गया होगा, बना लो थोड़ा, ठीक है, बनाओ बनाओ, इसको देख लो, लिख लो इसको थोड़ा सा। ठीक, तो अब इसको मिटाल देता हूं मैं। ये तो हो गया इंडिया की बात, इंडिया की पोजीशन हम लोग देख ली। अब दूसरी चीज देखते हैं, अब इंडिया का हम लोग क्या करते हैं, कुछ फैक्चुअल चीजें देख लेते हैं। जैसे कि ये इंडिया है, ये हो गया इंडिया, ठीक है ना, ये हो गया इंडिया। ठीक, ये हो गया भारत हमारा प्यारा भारत। तो सबसे पहले तो जानते हैं, अभी देखो हम लोग ने क्या बात की, हम लोग ने बात की अक्षांश और देशांतर की। तो अभी ये भी जानते, अब देखो हमने क्या बताया कि ये 0 डिग्री के जस्ट नॉर्थ में है। तो अब इसमें कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत का अक्षांश से विस्तार कितना है, यानी भारत कितने से कितने अक्षांश तक विस्तारित है, और भारत का देशांतरी विस्तार कितना है। तो अगर पहला देखो क्या है, क्या क्वेश्चन रहेगा, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय, इधर लिख देता हूं,
इधर इधर अक्षांशीय विस्तार, अरे यार चलो देखो अभी बताते हैं अक्षांशीय विस्तार की, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। तो देखो क्या है कि हमने क्या बताया, पृथ्वी के जैसे ये है, ये मैंने क्या बताया 0 डिग्री थी, इसके नॉर्थ में था इंडिया हमारा 0 डिग्री अक्षांश के। तो हमने क्या, इसके बाद 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो यहीं पर क्या होता है, भारत के समानांतर ऐसे, मतलब भारत के यहाँ पे टच, यहाँ पे जो साउथ बिंदु, जो सबसे साउथ में, वो यहाँ पर एक बिंदु टच करती है ना, यहाँ पे टच, यहाँ से एक रेखा जाती है 0 डिग्री, मतलब अक्षांश वो कितनी होती है, तो वो होती है 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक, ये हो गया। इसके बाद यहां से भी एक रेखा जाती है अक्षांश वाली, वो कितनी होती है, वो होती है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक। इसी के बाद देशांतरीय विस्तार की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये देशांतर, ये हो गया रेखा, और एक देशांतर रेखा ये हो गई, ठीक है ना। ये जो यहां पे होता है वो कितना होता है 68 डिग्री 7 मिनट होता है, और यहां पे जो होता है वो कितना होता है 97 डिग्री 25 मिनट। तो अगर हम लोग बात करते हैं क्या कि अक्षांशीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार की अगर हम लोग बात करते हैं तो कितना है अक्षांशीय विस्तार, यानी लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, है ना। अक्षांशीय इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, है ना। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, है ना, तक, है ना। अक्षांश तो हमने लिख ही दिया ऊपर आगे। तो 8 डिग्री 7 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, है ना, ये इसका अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। इसी तरह अगर हम देशांतरीय विस्तार देखो, अब देखो ये यहां से है, ये यहां से टच करी, तो देशांतरीय विस्तार की अगर हम लोग बात करते हैं, देशांतरीय विस्तार यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, है ना, इसको देशांत को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। तो ये कहां कितना है 68 डिग्री, है ना, लॉन्गिट्यूडनल विस्तार कितना है 68 डिग्री 7 मिनट टू से, यानी 97 डिग्री 25 मिनट तक, है ना, इतना। देखो कैसे ये कैसे है, देखो ये अर्थ है, इधर देखो ये अर्थ है, इधर देखो ये अर्थ है, ये 0 डिग्री था, ये 0 डिग्री अक्षांश था, ये 0 डिग्री अक्षांश था, ये 0 डिग्री देशांतर थी। अब मैंने क्या बताया था, इसके बाद 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 2 डिग्री अक्षांश होगा, 3 डिग्री अक्षांश होगा, 4 डिग्री अक्षांश होगा, 5 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री। 8 डिग्री 4 मिनट पर भारत जो रेखा जाती है वो भारत के इस वाले पार्ट को टच करती है, तो इस वाले पार्ट का यानी इससे ऊपर का। अब इसके बाद फिर क्या होगा, ऐसे करके, फिर ऐसे करके, ऐसे करके, मान लो 7 8 9 10 ऐसे करके क्या है 37, फिर 37 डिग्री 6 मिनट का आएगा, यानी 37 और 6 मिनट। तो कोई रेखा जो होगी वो भारत के यहां पे टच कर रहा है। मगर भारत देखो, हम लोग काउंट कहां से करेंगे, काउंट तो 0 से पढ़ते हैं ना, 0 से 1 2 3 आता है, तो इसीलिए 8 डिग्री 4 मिनट से 37, ना कि 37 डिग्री 6 मिनट से 84 मिनट, ये गलत हो जाएगा। यहां से 0 डिग्री का ये एक्सटेंशन यहां से हो रहा है विस्तार का, है ना, तो यहां से हम लोग जोड़ेंगे ना, तो 8 डिग्री ऐसे कोई, हमने क्या बताया, ये कुल करके 90 लाइनें होती, 90 तक होता है ना, 90 अक्षांश से होती है। 0 नॉर्थ पोल क्या होता है, ऐसे बना होता है, ठीक है, तो वो वहां तक जाता है। तो 37 डिग्री 6 मिनट क्या करता है, यहां टच करता है, और 38 डिग्री 4 मिनट क्या होता है, यहां पे टच करता है। तो ये मुख्य भूमि पे टच करती है दोनों भूमि। ऐसे ही क्या होता है, जब मैंने अभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ाया था आपको, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक निकोबार है, तो निकोबार में यहां पर भी एक, यहां पर एक लाइन टच करती है 6 डिग्री 4-5 मिनट, है ना। ये जो लाइन है, ये क्योंकि ये वाला जो भाग है हमारा भारत का, ये क्या होता है 2006 में सुनामी आई थी, उसकी वजह से क्या होता है डूब गया था, तो ये लाइन यहां पे टच करती। मगर क्या है ना, अगर जैसे क्वेश्चन इसमें 2 तरीके से बन सकते हैं। मान लीजिए भारत का मुख्य भूमि पर अक्षांशीय विस्तार,
तो मुख्य भूमि पे पूछा जाएगा तो 8 डिग्री 4 मिनट, क्योंकि ये देखो मुख्य भूमि है, ये पानी में डूबा, तो मुख्य भूमि में कितना होगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। मगर अगर वैसे पूछा जाए भारत का अक्षांशीय विस्तार तो 6, अगर क्वेश्चन में दिया है 6 डिग्री 4-5 मिनट और उसमें मुख्य भूमि नहीं दिया है तो फिर ये लगाएंगे। अगर मुख्य भूमि में अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है तो फिर ये वाला 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। समझ में आ गया होगा। ऐसे क्या है, हमने क्या बताया, ये ऐसे क्या होता है, ऐसी अक्षांश देशांतर रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर है, तो ऐसे क्या होता है 1 डिग्री देशांतर, 2 डिग्री देशांतर, 3 डिग्री देशांतर, ऐसे ऐसे करके कुल 180 इधर होती, 180 इधर होती है ना। ठीक, तो ये हो। अब ऐसे क्या होगा, ऐसी कोई रेखा है 68 डिग्री 7 मिनट, मान लो 68 डिग्री 7 मिनट होगा, तो वो भारत के इस वाले हिस्से टच कर रही है, तो क्योंकि हम लोग इधर से जाएंगे ना, तो 0 से 1 2 3 4 ऐसे करके जाएंगे, तो ये 0 ये वाला हिस्सा इधर है, तो ये 8 डिग्री 7 मिनट कोई एक देशांतर जो भारत के इस वाले पार्ट को टच कर रही है, और कोई इधर 97 डिग्री 5 मिनट 25 मिनट है जो इधर ऐसे टच कर रही है, तो ये देशांतरी विस्तार। अब सबसे बड़ा देखो एक चीज मैं बता दूं, और ये देशांतरी विस्तार हो गया, इसको ऐसे बना लो, ऐसे लिख लो, बहुत आसान है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि क्या है देशांतरी विस्तार और अक्षांशीय विस्तार। ठीक है ना। और देखो क्या होता है, एक अक्षांश बराबर कितना होता है, 1 डिग्री अक्षांश बराबर जो होता है किलोमीटर में अगर निकालना है तो 1 डिग्री अक्षांश या देशांतर, दोनों अक्षांश का चलो देख लेते हैं, अक्षांश बराबर होता है 111 किलोमीटर। वैसे अगर बुक में एग्जैक्ट लिखना हो तो बुक में लिखा होता है 111.23 किलोमीटर, ये होता है ना। और अगर इसी तरह देशांतर भी देखेंगे तो लगभग इतना ही होता है। देशांतर क्या होता है, 1 डिग्री देशांतर कितना होता है, तो 1 डिग्री अगर देशांतर की बात करते हैं तो वो होता है 111 किलोमीटर, है ना। यानी 1 डिग्री, यानी मान लो कोई 1 डिग्री 0 डिग्री है और 0 डिग्री अक्षांश के बाद 1 डिग्री अक्षांश है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो लगभग 111 किलोमीटर है। समझ में आ रहा है ना। मतलब कि जैसे ये 0 डिग्री है, इसके बाद अगर ये 1 डिग्री है, यह हम लोग को दिख अर्थ में बनाते लग, तो इन दोनों के जो बीच में जो डिस्टेंस है वो लगभग 111 किलोमीटर है। ठीक है ना। ये देखो, और एक चीज ये भी जान लो, ये अक्षांश का जो ये जो होता है, अक्षांश में ये जो डिस्टेंस है वो सेम होती है, मगर देशांतर में क्या होगा, ये डिस्टेंस बदलती जाती है। अभी बताऊंगा कैसे। अक्षांश में ये डिस्टेंस को चाहे यहां पे देखो, क्योंकि ये पैरेलल होती है, पैरेलल लाइनों में क्या होता है कम ज्यादा नहीं है, तो इनमें क्या होता है लगभग बराबर, हर जगह बराबर रहेगा। मगर देशांतर रेखाओं में तुम देखो, देशांतर रेखा देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ज्यादा चौड़ी है, इसके बाद जब ऊपर की ओर जाओ देखो ये पतला होता जा रहा है, इनका ये जो एरिया है वो कम होता जा रहा है। तो क्या होगा, अब इसकी दोनों के बीच की डिस्टेंस भी ऊपर नॉर्थ पोल की ओर जैसे जैसे या साउथ पोल की जैसे जैसे, मतलब कि जैसे जैसे हम क्या होगा अक्षांश से ऊपर की ओर जाएंगे तो देशांतरीय विस्तार, मतलब दो देशांतर के बीच की दूरी क्या होगी, वो कम होती जाएगी। अभी मैं पढ़ रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट भी उसी पे आ रहा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई, इसको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये देशांतरी विस्तार हो गया। अब इसी में देखो मैं और भी चीज पढ़ा देता हूं, और भी इसी में कवर कर देते। देखिए क्या है कि फिर एक क्वेश्चन आता है कि भारत का उत्तर से दक्षिणी विस्तार कितना है। ये भारत का उत्तर है और ये भारत का दक्षिण है, यानी भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, उत्तर दक्षिण विस्तार, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है ना, उत्तर दक्षिण लंबाई है ना, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो कितनी है, अगर इसको बात करते हैं तो ये है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर है ना। तो 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। तो ये उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी हो गई, 3214 किलोमीटर। ठीक है, इसी तरह क्या होगा, उत्तर से पूर्व की लंबाई पूछेगा, पूरब पश्चिम लंबाई पूछेगा, तो पूरब की पश्चिम की लंबाई कितनी है, इसको मैं ब्लैक पेन से लिख दे रहा हूं, पूरब पश्चिम की लंबाई कितनी, 2933 किलोमीटर। ठीक है ना, यानी पूर्व पश्चिम की लंबाई, पूरब से पश्चिम की लंबाई, पूरब पश्चिम की लंबाई, यानी भारत का पूरब से पश्चिम अगर की ओर जाएंगे तो लगभग कितना है 2933 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा, पूरब पश्चिम की लंबाई, पूरब से पश्चिम की लंबाई, से पश्चिम की लंबाई कितनी हो जाएगी, है ना, कितनी हो जाएगी, लगभग 2933 किलोमीटर। लगभग क्या है, एग्जैक्ट ही है 2933 किलोमीटर। ठीक है ना, तो ये उत्तर दक्षिण की लंबाई भी समझ में आ गई होगी।
3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण ये विस्तारित है, और पूरा से पश्चिम कितना विस्तारित है, 2933 मिनट। यानी इतने लंबे में पूरा से पश्चिम में अगर भारत का देखेंगे इतना विस्तार है, उत्तर से दक्षिण में देखेंगे तो भारत का इतना विस्तार है। ये चीज हो गई, मैप में ऐसे कर लिया कवर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब इसी में और भी चीज आ जाते हैं, ये लिख लिया, ठीक। अब देखो सबसे फिर चीज एक चीज भी है, अब देखो क्या है कि अगर तुम देखो तो भारत का देखो 08 डिग्री 4 मिनट से लेकर 36 डिग्री 6 मिनट तक, है ना, इन दोनों के बीच में अगर देखो तो लगभग 30 डिग्री आता है, लगभग 30 डिग्री अक्षांश में भारत, अक्षांश में कितना, 30 डिग्री अक्षांश में लगभग भारत फैला हुआ है। इसी तरह अगर हम देखें तो भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, लगभग 30 अक्षांश है, यानी 30 अक्षांशों के बीच में लगभग भारत है। यानी अगर देखो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट को माइनस करोगे तो लगभग 30 डिग्री अक्षांश आएगा। यानी भारत का कुल विस्तार लगभग 30 डिग्री अक्षांश में, यानी 30 डिग्रियों में लगभग 30 अक्षांश में फैला हुआ है ना। फिर इसी तरह अगर हम देखें तो देशांतरीय विस्तार अगर हम देखेंगे तो देशांतरीय विस्तार भी लगभग इतना ही है, कितना है, लगभग 30 डिग्री से, है ना, 30 डिग्री अक्षांश है देशांतर, है ना, मतलब लगभग ये 30 डिग्री में, दोनों में 30 डिग्री। यहां भी अगर निकालोगे तो ये भी लगभग 30 डिग्री में आ रहा है, ये भी अगर निकालोगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो, इन दोनों के बीच में अगर देखोगे तो लगभग 30 डिग्री है। देखो ये 8 डिग्री 4 मिनट को अगर 36 डिग्री 6 मिनट से घटाओगे तो लगभग 30 डिग्री आएगा, लगभग 30 डिग्री आएगा। इसी तरह अगर हम 38 डिग्री 9 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट को 68 डिग्री 7 मिनट से अगर माइनस करेंगे तो लगभग 30 डिग्री आएगा। दोनों लगभग 30 डिग्री का अक्षांशी विस्तार है और देशांतरी विस्तार। बट इसमें एक चीज देखो, जब दोनों लगभग 30 डिग्री अक्षांश विस्तारित है तो इनकी लंबाई में इतना डिफरेंस क्यों आ गया? ये देखो ये 3214 है और ये 2933 किलोमीटर है, तो ये कम ज्यादा क्यों हो गई? क्योंकि लगभग तो ये 30 ही किलोमीटर में, और मैंने हम लोगों ने पढ़ा भी है कि लगभग दोनों के बीच की लंबाई 111 किलोमीटर होती है ना। दो डिग्री अक्षांशों दो अक्षांशों के बीच की दूरी यानी 0 से 1 तक अगर हम जाएंगे तो इसके बीच में लगभग हमको 11 किलोमीटर तय करना पड़ेगा। इसी तरह क्या होता है कि देशांतरों में तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या, मतलब ये डिफरेंस कैसे है? देखो डिफरेंस समझने की सबसे बड़ी चीज है, कैसे समझेंगे तो देखो बहुत आसान है। क्या है, इनमें अंतर कैसे आ जाता है? लगभग 30 डिग्री में, जब 30 डिग्री अक्षांश है और 30 डिग्री देशांतर भारत विस्तारित है तो इनकी लंबाई में फर्क कैसे है? लंबाई में दोनों में किलोमीटर में इतना अंतर क्यों? देखो जैसे ये भारत है, ये भारत हो गया, ये मतलब सॉरी ये पृथ्वी है, अर्थ है, तो ये अर्थ का ये 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री अक्षांश हो गया और ये 0 डिग्री देशांतर हो गया। अब देखो दो देशांतरों के बीच में जो लंबाई होती है लगभग हमने क्या बताया, चाहे नॉर्थ में जाओ चाहे ऊपर की ओर जाते जाओगे, लंबाई दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है वो सेम ही रहती है, ठीक है ना, लगभग सेम ही रहती है, लगभग क्या, लगभग सेम ही रहती है, ठीक है। बट जैसे ये 0 डिग्री के बाद 1 देशांतर है, 2 देशांतर है, 3 देशांतर है, तो क्या होता है जो देशांतरी विस्तार होता है 0 डिग्री अक्षांश के पास में। अब देखो इन दोनों डिस्टेंस, इन दोनों की अक्षांश के बीच में देखो क्या होगा, यहां से धीरे धीरे कम होती जाएगी ऊपर की ओर कम होती जा रही है। तो और हमारा पृथ्वी कहां पर, हमारा अर्थ देखो यहां पर है और ये कम हो जाता है, तो इनके बीच में जो इक्वेटर पर जो देशांतर होती है, इनकी इक्वेटर पर दोनों की डिस्टेंस क्या होती है, जैसे जैसे हम लोग क्या हो इक्वेटर से जैसे जैसे हम लोग पोल की ओर जाएंगे तो दो देशांतरों के बीच की जो दूरी है मतलब डिस्टेंस है वो कम होती जाती है। यानी सबसे ज्यादा 111 किलोमीटर यहाँ पर है दो देशांतरों के बीच की, फिर ऊपर ऊपर धीरे धीरे कम होते हैं। और हमारा अर्थ हमारा कहाँ पर है, इंडिया यहाँ पर है, लगभग 23.5 डिग्री ये है और यहाँ पर है, तो ये देखो इनके बीच में डिस्टेंस कम है। तो जब ये दोनों चीजें कवर पास में आ जाएंगी तो ये चीज तो कम ही हो जाएगी ना, इसीलिए क्या होता है इनके बीच की जो डिस्टेंस होती मतलब ये जो डिस्टेंस होती कम ज्यादा हो जाती है। 30 डिग्री अक्षांश के बीच दोनों लगभग 30 डिग्री देशांतर और अक्षांशांतर विस्तारित है। बट क्या है कि जैसे जैसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश से नॉर्थ पोल की ओर जाएंगे तो दो देशांतरों के बीच की रेखा मतलब दो देशांतर होती है जो जैसे 0 डिग्री और 1 डिग्री देशांतर है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 0 डिग्री से जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं या नीचे की ओर जाते हैं तो कम होती जाती है। यही रीजन है कि क्या होता है अर्थ जो हमारा मतलब जो हमारी भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई है वो उत्तर से दक्षिण की लंबाई में कम है, क्योंकि उत्तर की दक्षिण की लंबाई में देखो अब ये हमारा ये दो चीज है, देखो ये इनमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है,
ये समानांतर है तो इनके बीच की डिस्टेंस चाहे नॉर्थ से ऊपर की 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर की ओर जाओगे फिर भी वही सेम रहेगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, इतना क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान है, ठीक। इसी में एक चीज और जान लेते हैं, बस थोड़ा 2 मिनट और लगेगा, फिर इसके बाद बस खत्म करते हैं क्लास को, क्योंकि यही बना दिया। तो देखो अब यहीं पे क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, यानी है ना, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है ना। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, हेडिंग मतलब डालो पहले हेडिंग, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु उस कौन सा होता है, तो इसको बोलते इंदिरा कॉल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, यानी सदर्न मोस्ट नहीं नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, है ना, मतलब भारत का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल। इसी तरह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, जहां अभी लिख लो, भारत का मुख्य भूमि पर स्थित, यानी लैंड में, मतलब भारत का मुख्य भूमि पर स्थित कौन सा है, जो कहां पर है, ये देखो, ये भारत का है ना, ठीक है। इसका ये कहां पर है, ये इसका सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, ये मैं डाल दूं, ये तो लिख लिया होगा आप लोगों ने, इसको मैं डाल देता हूं, फिर इसी यहीं पर नीचे लिख देता हूं, ठीक है। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है, ये तो याद ही है, इसको लिख लो। ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है ना, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का मुख्य भूमि पर स्थित। देखो अभी सॉरी, अभी देखो कंफ्यूजन हो जाएगा वरना, देखो क्या ये कौन सा है, कैप कॉमेरिन, है ना, कैप कॉमेरिन, है ना, कैप कॉमेरिन, कैमोरिन, कैप कॉमेरिन, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, कैप कॉमेरिन, ठीक है ना। देखो ये जो है भारत का मुख्य भूमि पर स्थित सबसे दक्षिणी, जैसे हमने इसमें बताया अक्षांश 2 तरीके की होती है, एक तो मुख्य भूमि पर, एक जो समुद्र में डूबी हुई है ना। तो इसी तरह क्या होता है, 2 बिंदु भी भारत के, भारत का एक सबसे उत्तरी बिंदु है ना, जिसको क्या बोलते हैं, केप कॉमेरिन, ठीक है, भारत का मुख्य भूमि पर स्थित है ये। और भारत का अगर क्वेश्चन में अगर आता है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हमने पढ़ाया था, अभी बताया था, उसी में क्या होता है, निकोबार में एक पॉइंट होता है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत का मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणी बिंदु, तो कैप कॉमेरिन है, और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाता है तो इंदिरा पॉइंट। 2 पॉइंट बनेंगे इसमें, एक तो बनेगा, एक हेडिंग बनेगी भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु तो इंदिरा पॉइंट, भारत का मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणी बिंदु तो कैप कॉमेरिन, समझ में आ गया होगा। और इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी बिंदु, यानी सदर्न मोस्ट पॉइंट, है ना, लैंड फॉर्म, है ना, लैंड पर स्थित जो होता है वो कैप कॉमेरिन है, और जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, ठीक। इसी तरह एक क्वेश्चन होता है, एक और होता है, इस सबसे पश्चिमी बिंदु, ये सबसे पश्चिम वाला एरिया है ना, तो सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, यानी सदर्न, है ना, मतलब ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, है ना, सॉरी वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंग्लिश में हेडिंग पड़ेगी वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो यहां पर एक होता है गुहर मोती, ऐसे लिख लो, गुहर मोती, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, है ना, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, है ना, मतलब भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु ये कौन सा, गुहर मोती, जो गुजरात के कच्छ वाले जिले एरिया में आता है, कंक्रीट, जिसको कंक्रीट भी कहीं कहीं बुक में लिखा होता है, मगर ये याद है गुहर मोती, ठीक है। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। इसी तरह भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु यानी ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत इंग्लिश में रहेगा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया हेडिंग, और वैसे रहेगा क्या रहेगा हेडिंग, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, है ना। तो कौन क्या है यहाँ पे, किबुथु, है ना, किबीथु, है ना, किबीथु भारत का, सही से लिख लो इंग्लिश में, किबीथु। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु हो गया है, भारत का पश्चिमी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु किबीथु हो गया, जो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, ये गुजरात में है, ये कहां पे, जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले पार्ट में, और यहाँ कहां पे दक्षिण में कौन सा, कन्याकुमारी, है ना, ये एक
तमिलनाडु के कन्याकुमारी एक जिला है, वहीं पर है ये केप कॉमोरिन, ठीक है। ये कहां पर है? अंडमान निकोबार में, निकोबार द्वीप समूह है, उसी का सबसे दक्षिणी बिंदु है ना। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का मुख्य भूमि पर स्थित सबसे दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणी बिंदु तो केप कॉमोरिन है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। भारत का पश्चिमी बिंदु गुहर मोती है। भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु है। तो ये सारी चीजें हो गई। आज हम लोगों ने क्या कर लिया, भारत का बाहर का जितना मतलब एक पक्ष पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग कल की पार्ट में करेंगे, है ना। इसके आगे हम लोग कल करेंगे, यहीं पे मैं क्लास रोक रहा हूँ। इसके बाद क्या है, कल का इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको थोड़ा 1 मिनट में हम लोग कल आएंगे तो रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद फिर से नया कंटिन्यू करेंगे। और कल इसका पॉलिटिकल जो पार्ट है वो पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, ठीक है। पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और मन लगा पढ़िए। ओके बाय।